चैप्टर 8 एक साल बीत चुका था जब दोनों स्वीडिशों को उस जंगली देश से आतंक के साथ खदेड़ा गया था जहां शेख का शासन था। छोटी मेरीम अभी भी गीका के साथ खेलती थी, अपने बचपन के सारे प्यार को उस जगह पर लुटाती थी जो अब लगभग निराशाजनक खंडहर है, जो कभी भी अपने सबसे अच्छे दिनों में भी थोड़ी सी भी सुंदरता नहीं रखता था। लेकिन मेरीम के लिए गीका ही वह सब थी जो प्यारी और प्यारी थी। उसने अपने सारे दुख, सारी उम्मीदें और सारी महत्वाकांक्षाएं उस पस्त हाथीदांत के सिर के बहरे कानों तक पहुंचाईं, क्योंकि निराशा के सामने भी उस भयानक सत्ता के चंगुल में जहां से कोई बच नहीं सकता था, छोटी मेरीम ने फिर भी उम्मीदें और महत्वाकांक्षाएं संजोईं। ये सच है कि उसकी महत्वाकांक्षाएं आकार में अस्पष्ट थीं, जिसमें मुख्य रूप से गीका के साथ किसी सुदूर और अज्ञात स्थान पर भागने की इच्छा शामिल थी जहां कोई शेख, कोई माबुनस नहीं था, जहां एलेड्रिया को कोई प्रवेश नहीं मिल सकता था और जहां वह सारा दिन केवल फूलों और पक्षियों और पेड़ों की चोटी पर खेलने वाले हानिरहित छोटे बंदरों से घिरी रह सकती थी। शेख लंबे समय से दूर था, हाथीदांत, खाल और रबर का कारवां लेकर उत्तर की ओर दूर तक गया हुआ था। यह अंतराल मेरीम के लिए बहुत शांति का समय था। ये सच है कि मबुनू अभी भी उसके साथ था, जो उस दुष्ट बूढ़ी डायन को जब भी मन करता उसे चुटकी काटता या पीटता, लेकिन मबुनू सिर्फ एक था। जब शेख वहां था तब भी वे दो थे, और शेख मबुनू से भी ज्यादा ताकतवर और क्रूर था। छोटी मेरीम अक्सर आश्चर्य करती कि वह भयानक बूढ़ा आदमी उससे इतनी नफरत क्यों करता था। ये सच है कि वह उन सभी के साथ क्रूर और अन्यायी था जिनके संपर्क में वह आया, लेकिन उसने अपनी सबसे बड़ी क्रूरताएं अपने सबसे ज्यादा पढ़े लिखे अन्याय मेरीम के लिए ही रखे। आज मेरीम एक बड़े पेड़ के नीचे बैठी थी जो गांव के किनारे के करीब बाड़ के अंदर उगाया था। वह गीका के लिए पत्तों का एक तंबू बना रही थी। तंबू के सामने लकड़ी के कुछ टुकड़े, छोटे पत्ते और कुछ पत्थर रखे थे। ये घर के बर्तन थे। गीका रात का खाना बना रही थी। छोटी लड़की खेलते हुए अपनी साथी से लगातार बातें कर रही थी, जो दो टहनियों के सहारे बैठी हुई थी। वह गीका के घरेलू कामों में पूरी तरह से डूबी हुई थी, इतना कि उसने अपने ऊपर पेड़ की शाखाओं के कोमल हिलने पर ध्यान नहीं दिया, जो जंगल से चुपके से उनके अंदर घुस आए जीव के शरीर की ओर झुकी हुई थीं। छोटी लड़की खुशी से अनजान होकर खेलती रही, जबकि ऊपर से दो स्थिर आंखें उसे देख रही थीं, बिना पलक झपकाए, बिना रुके। गांव के इस हिस्से में छोटी लड़की के अलावा कोई और नहीं था, जो शेख के उत्तर की ओर यात्रा पर जाने के बाद से लगभग वीरान हो गया था। और जंगल में गांव से 1 घंटे की दूरी पर शेख अपने कारवां को घर की ओर ले जा रहा था। 1 साल बीत चुका था जब गोरे लोगों ने लड़के पर गोली चलाई थी और उसे जंगल में वापस खदेड़ दिया था ताकि वो उस एकमात्र प्राणी की तलाश में निकल सके जिससे वह साथी की तलाश कर सकता था, महान वानरों की। महीनों तक दोनों जंगल में गहरे और गहरे पूर्व की ओर भटकते रहे। इस साल ने लड़के के लिए बहुत कुछ किया था। उसकी पहले से ही शक्तिशाली मांसपेशियों को स्टील की तरह मजबूत किया, उसकी लकड़ी की कला को उस बिंदु तक विकसित किया जहां यह अलौकिक के करीब पहुंच गया, उसकी वृक्षीय प्रवृत्ति को परिपूर्ण किया और उसे प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों तरह के हथियारों के इस्तेमाल का प्रशिक्षण दिया। वह अंततः अद्भुत शारीरिक शक्तियों और मानसिक चतुराई वाला प्राणी बन गया था। वह अभी भी एक बालक था, फिर भी उसकी ताकत इतनी अधिक थी कि वह शक्तिशाली मानव जिसके साथ वह अक्सर नकली युद्ध में शामिल होता था, उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। अकुत ने उसे बैल बंदर की तरह लड़ना सिखाया था, नहीं आदिम मनुष्य के बर्बर युद्ध में शिक्षा देने के लिए उससे बेहतर कोई शिक्षक था, या गुरु के पाठों से लाभ उठाने के लिए उससे बेहतर कोई शिष्य था। जब वे दोनों लगभग विलुप्त हो चुकी प्रजाति के बंदरों के समूह की तलाश कर रहे थे, जिसमें अकुत भी शामिल था, तो वे जंगल में उपलब्ध सबसे बढ़िया चीजों पर निर्भर थे। मृग और जेब्रा लड़के के भाले से गिर गए, या 2 शक्तिशाली शिकारी जानवरों द्वारा घसीटे गए, जो किसी लटकती हुई शाखा से या पानी के गड्ढे या घाट के रास्ते के किनारे झाड़ियों से घात लगाकर उन पर कूद पड़े। तेंदुए की खाल ने युवक के नग्न शरीर को ढक रखा था, लेकिन इसे पहनने के पीछे किसी शालीनता की प्रेरणा नहीं थी। गोरे लोगों की राइफल की गोलियों की बौछार से वह फिर से उस जानवर की तरह हो गया था जो हम में से हर किसी में निहित है,
लेकिन ये उस लड़के में और भी प्रबल रूप से भड़की हुई थी जिसका पिता एक शिकारी जानवर के रूप में बड़ा हुआ था। उसने अपनी वीरता का प्रदर्शन करने की इच्छा के कारण पहले अपनी तेंदुए की खाल पहनी थी, क्योंकि उसने हाथ से हाथ की लड़ाई में अपने चाकू से तेंदुए को मार डाला था। उसने देखा कि खाल सुंदर थी, जो उसके बर्बर अलंकरण बोध को आकर्षित करती थी, और जब यह सख्त हो गई और बाद में सड़ने लगी क्योंकि उसे इलाज या रंगाई का कोई ज्ञान नहीं था, तो उसने दुख और अफसोस के साथ इसे त्याग दिया। बाद में जब उसे संयोग से एक अकेला काला योद्धा दिखाई दिया जो इसका प्रतिरूप पहने हुए था, जो उचित उपचार के कारण मुलायम, चिपचिपा और सुंदर था, तो उसे उस अनजान काले योद्धा के कंधों पर ऊपर से छलांग लगाने, उसके हृदय में एक तीक्ष्ण तलवार भोंकने और उचित रूप से संरक्षित उसकी खाल पर अधिकार करने में एक क्षण ही लगा। जंगल में ताकत ही अधिकार है, और जंगल में रहने वाले के मन में यह बात बिठाने में देर नहीं लगती, चाहे उसकी पिछली शिक्षा कैसी भी रही हो। लड़का अच्छी तरह जानता था कि अगर उसे मौका मिलता तो काला उसे मार डालता। न तो वह और न ही काला शेर, भैंसा, जेब्रा या हिरन या जंगल के अंधेरे चक्रव्यूह में घूमने वाले, छिपने वाले, उड़ने वाले या रेंगने वाले अनगिनत जीवों से ज्यादा पवित्र थे। हर किसी के पास सिर्फ एक ही जीवन था, जिसे कई लोग चाहते थे। जितने ज्यादा दुश्मन मारे जाएंगे, उस जीवन को बढ़ाने का उतना ही बेहतर मौका होगा। इसलिए लड़का मुस्कुराया और पराजितों का साज श्रृंगार किया और अकूत के साथ चल पड़ा, हमेशा उन मायावी मानवों की तलाश में जो खुले हाथों से उनका स्वागत करेंगे। और आखिरकार उन्होंने उन्हें पा ही लिया। जंगल के बहुत अंदर, मनुष्य की दृष्टि से दूर, वे एक और छोटे से प्राकृतिक क्षेत्र में पहुंचे, जहां पर डम डम का वह जंगली समारोह हुआ था जिसमें लड़के के पिता ने कई वर्ष पहले भाग लिया था। सबसे पहले बहुत दूर से उन्हें बड़े वानरों की ढोल की आवाज सुनाई दी। वे एक विशाल पेड़ की सुरक्षा में सो रहे थे, तभी उनके कानों में तेज आवाज पड़ी। दोनों एक साथ जाग गए। सबसे पहले अकुत ने इस अजीब लय को समझा। बड़े वानर, वो गुर्राया, वे डम डम नृत्य करते हैं। आओ कोराक, टार्जन के बेटे, चलो हम अपने लोगों के पास चलें। अकुत ने कुछ महीने पहले लड़के को अपनी पसंद का नाम दिया था, क्योंकि वह जैक नाम के आदमी के नाम को नहीं समझ पाया था। कोराक मानव भाषा के सबसे करीब है। वानरों की भाषा में इसका मतलब है हत्यारा। अब हत्यारा उस बड़े पेड़ की शाखा पर चढ़ गया जहां वह अपनी पीठ को तने से टिकाकर सो रहा था। उसने अपनी लचीली युवा मांसपेशियों को फैलाया, ऊपर से पत्तियों के बीच से छनकर आ रही चांदनी उसकी भूरी त्वचा पर रोशनी के छोटे छोटे धब्बे बना रही थी। बंदर भी अपनी तरह की हरकत करते हुए आधा उकड़ू होकर खड़ा हो गया। उसकी गहरी छाती के नीचे से धीमी गड़गड़ाहटें निकली, उत्साहित प्रत्याशा की गड़गड़ाहटें। लड़का बंदर के साथ तालमेल बिठाते हुए गुर्राया, फिर मानवरूपी धीरे से जमीन पर फिसल गया। पास ही धमाकेदार ढोल की दिशा में एक खुला मैदान था जिसे उन्हें पार करना था। चांद ने उसे चांदी की रोशनी से भर दिया। आधा खड़ा विशाल बंदर चांद की पूरी चमक में सरक गया। उसके बगल में अपने साथी की अजीबोगरीब हरकतों के विपरीत शान से झूमता हुआ लड़का आगे बढ़ रहा था। एक का काला झबरा कोट दूसरे की चिकनी साफ खाल से टकरा रहा था। लड़का अब गुनगुना रहा था, एक संगीत हॉल की हवा जो उस महान अंग्रेजी पब्लिक स्कूल के रूपों में अपना रास्ता बना चुकी थी, जो उसे अब और नहीं देखेगा। वह खुश और उम्मीद से भरा हुआ था। जिस पल का वह इतने लंबे समय से इंतजार कर रहा था, वह साकार होने वाला था। वह अपने आप में आ रहा था। वह घर आ रहा था। जैसे जैसे महीने बीतते गए, या तो वे धीमे धीमे आगे बढ़ते गए, या फिर अभावों या रोमांचों के कारण वे धीमे धीमे आगे बढ़ते गए, अपने घर के बारे में सोचना, जो अक्सर बार बार आता था, कम ज्वलंत होता गया। पुरानी जिंदगी हकीकत से ज्यादा एक सपने जैसी लगने लगी थी, और तट पर पहुंचने और लंदन लौटने के उसके दृढ़ संकल्प में रुकावट ने आखिरकार उसे साकार होने की उम्मीद को इतने दूर भविष्य में फेंक दिया था कि अब वह भी एक सुखद लेकिन निराशाजनक सपने से ज्यादा कुछ नहीं लगता था। अब लंदन और सभ्यता के बारे में सभी विचार उसके मस्तिष्क की पृष्ठभूमि में इतने दूर तक समा गए थे कि मानो वे अस्तित्वहीन ही हों।
रूप और मानसिक विकास को छोड़कर वह उतना ही वानर था जितना कि उसके बगल में खड़ा विशाल भयंकर प्राणी। खुशी के मारे उसने अपने साथी के सिर पर जोर से थप्पड़ मारा। आधे गुस्से में आधे खेल में मानवरूपी ने उस पर हमला किया। उसके नुकीले दांत बाहर निकले हुए थे और चमक रहे थे। लंबी बालों वाली भुजाएं उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ीं और जैसा कि उन्होंने पहले हजारों बार किया था, दोनों ने नकली लड़ाई में एक दूसरे को जकड़ लिया, घास पर लौटते हुए, वार करते हुए, गुर्राते हुए और काटते हुए, हालांकि कभी भी अपने दांतों को एक कठोर चुटकी से ज्यादा नहीं बंद किया। यह उन दोनों के लिए एक अद्भुत अभ्यास था। लड़के ने कुश्ती के गुर खेले जो उसने स्कूल में सीखे थे, और इनमें से कई अकुत ने इस्तेमाल करना और विफल करना सीखा। और बंदर से लड़के ने वे तरीके सीखे जो अकुत को उन दोनों के किसी सामान्य पूर्वज से मिले थे, जो उस समय धरती पर विचरण करते थे जब फन पेड़ हुआ करते थे और मगरमच्छ पक्षी हुआ करते थे। लेकिन एक कला ऐसी थी जो लड़के के पास थी और जिसे अकुत नहीं सीख सकता था, हालांकि उसने एक बंदर के लिए इसमें काफी महारत हासिल की थी, मुक्केबाजी। जब उसके बैल जैसे हमलावर अचानक उसकी थूथन के सिरे पर मुक्का मारकर उसे रोक देते या कुचल देते या छोटी पसलियों में दर्दनाक झटका देते, तो अकुत हमेशा हैरान रह जाता। इससे वह भी क्रोधित हो जाता और ऐसे मौकों पर उसके शक्तिशाली जबड़े किसी भी अन्य मौकों की तुलना में उसके दोस्त के कोमल शरीर को जकड़ने के करीब पहुंच जाते, क्योंकि वह अभी भी एक बंदर था, बंदर जैसा ही गुस्सैल स्वभाव और क्रूर प्रवृत्ति। लेकिन मुश्किल ये थी कि जब तक उसका गुस्सा बना रहे, तब तक उसे पकड़ना मुश्किल था, क्योंकि जब वह अपना आपा खो देता और पागलों की तरह लड़के के करीब पहुंच जाता, तो उसे पता चलता कि उस पर किए जाने वाले मुक्का मारने वाले वार हमेशा उसे निशाना बनाते और प्रभावी ढंग से उसे रोक देते, प्रभावी ढंग से और दर्दनाक तरीके से। फिर वह बुरी तरह से गुर्राता हुआ पीछे हट जाता, मुस्कुराते हुए जबड़े फैलाकर पीछे हट जाता और 1 घंटे या उससे भी ज्यादा समय तक उदास रहता। आज रात उन्होंने मुक्केबाजी नहीं की। बस 1 या 2 पल के लिए वे खेल खेल में कुश्ती करते रहे, जब तक कि शीता पैंथर की गंध ने उन्हें अपने पैरों पर खड़ा नहीं कर दिया। वे सतर्क और सावधान हो गए। बड़ी बिल्ली उनके सामने जंगल से गुजर रही थी। एक पल के लिए वह रुक गई, सुन रही थी। लड़का और बंदर एक साथ मिलकर खतरनाक तरीके से गुर्राए और मांसाहारी आगे बढ़ गया। फिर दोनों ने डम डम की आवाज की ओर अपनी यात्रा शुरू की। ढोल की आवाज तेज होती गई। अब आखिरकार वे नाचते हुए वानरों की दहाड़ सुन सकते थे और उनके नथुनों में उनकी प्रजाति की गंध आ रही थी। लड़का उत्साह से कांप उठा। अकुत की रीढ़ के नीचे के बाल सख्त हो गए। खुशी और गुस्से के लक्षण अक्सर एक जैसे होते हैं। वे चुपचाप जंगल में रेंगते हुए वानरों के मिलन स्थल के पास पहुंचे। अब वे पेड़ों पर थे, आगे बढ़ते हुए, पहरेदारों के लिए सतर्क। तुरंत ही पत्तियों के बीच से दृश्य लड़के की उत्सुक आंखों पर चमक उठा। अकुत के लिए यह एक परिचित दृश्य था, लेकिन कोराक के लिए ये सब नया था। वो क्रूर दृश्य देखकर उसकी नसें कांप उठीं। बड़े बैल चांदनी में नाच रहे थे, सपाट शीर्ष वाले मिट्टी के ढोल के चारों ओर एक अनियमित घेरे में उछल रहे थे, जिसके चारों ओर 3 बूढ़ी महिलाएं बैठी थीं और उसके गूंजते हुए शीर्ष को लंबे समय से इस्तेमाल की गई चिकनी छड़ियों से पीट रही थीं। अकुत अपनी प्रजाति के स्वभाव और रीति रिवाजों को जानता था, इसलिए वह अपनी उपस्थिति को तब तक जाहिर नहीं करता था जब तक कि नृत्य का उन्माद समाप्त न हो जाए। ढोल के शांत होने और जनजाति के पेट भर जाने के बाद वह उनका अभिवादन करता। फिर बातचीत होती, जिसके बाद उसे और कोराक को समुदाय द्वारा सदस्यता में स्वीकार कर लिया जाता। हो सकता है कि कुछ लोग विरोध करें, लेकिन ऐसे लोगों को बल प्रयोग से दूर किया जा सकता था, जिसका उसके और उस लड़के के पास पर्याप्त अधिशेष था। हफ्तों, संभवतः महीनों तक उनकी उपस्थिति जनजाति के अन्य लोगों के बीच संदेह को कम कर सकती थी, लेकिन अंततः वे इन अजीब वानरों के जनजात भाई बन जाते। उसे उम्मीद थी कि वे उन लोगों में से होंगे जो टार्ज़न को जानते थे, क्योंकि इससे लड़के के परिचय में मदद मिलेगी और अकुत की सबसे प्रिय इच्छा पूरी होगी कि कोरक वानरों का राजा बने। हालांकि अकुत ने लड़के को नाचते हुए मानवों के बीच में जाने से बड़ी मुश्किल से रोका, एक ऐसा काम जिसका मतलब उन दोनों का तुरंत विनाश होता,
क्योंकि अपने अजीबोगरीब अनुष्ठानों के प्रदर्शन के दौरान बड़े वानरों में जो उन्माद होता है वो इस तरह का होता है कि सबसे क्रूर मांसाहारी भी ऐसे समय में उनसे दूर रहते हैं। जैसे जैसे चांद धीरे धीरे रंगभूमि के ऊंचे पत्तेदार क्षितिज की ओर ढलता गया, ढोल की गड़गड़ाहट कम होती गई और नर्तकियों का प्रयास भी कम होता गया, जब तक कि अंत में अंतिम स्वर नहीं बज उठा और विशालकाय जानवर उस भोज पर टूट पड़े जिसे वे व्यभिचार के लिए खींच कर लाए थे। जो कुछ उसने देखा और सुना था उससे अकुत कोरक को ये समझाने में सक्षम था कि अनुष्ठान में एक नए राजा के चयन की घोषणा की गई थी और उसने लड़के को झबरा राजा की विशाल आकृति दिखाई, जो निस्संदेह अपने पूर्ववर्ती की हत्या के कारण राजत्व में आया था, जैसे कई मानव शासक आए थे। जब वानरों ने अपना पेट भर लिया और उनमें से कई सोने के लिए पेड़ों की तलहटी में चले गए, तो अकुत ने कोराक की बाँह पकड़ ली। आओ, उसने फुसफुसाते हुए कहा, धीरे से आओ, मेरे पीछे आओ, जैसा अकुत करता है वैसा ही करो। फिर वह धीरे धीरे पेड़ों के बीच से आगे बढ़ा और रंगभूमि के एक तरफ लटकी हुई एक शाखा पर जा खड़ा हुआ। यहाँ वह एक पल के लिए चुपचाप खड़ा रहा। फिर उसने एक धीमी गड़गड़ाहट की। तुरंत ही कई बंदर अपने पैरों पर कूद पड़े। उनकी बर्बर छोटी आंखें तेजी से समाशोधन के परिधि के चारों ओर घूमने लगीं। राजा बंदर ने सबसे पहले शाखा पर दो आकृतियों को देखा। उसने एक अशुभ गड़गड़ाहट की आवाज निकाली। फिर उसने घुसपैठियों की दिशा में कुछ भारी कदम उठाए। उसके बाल खड़े हो गए थे, उसके पैर अकड़ गए थे, जिससे उसकी चाल में एक रुक रुक कर झटके जैसी गति आ रही थी। उसके पीछे कई बैल दौड़ रहे थे। वो उन दोनों के नीचे आने से पहले ही रुक गया, बस इतना ही कि वो उनके झरने से बाहर निकल जाए। सावधान राजा! यहाँ वह अपने छोटे पैरों पर खुद को आगे पीछे हिलाता हुआ खड़ा था, अपने नुकीले दांतों को भयानक मुस्कुराहट में दिखा रहा था, लगातार बढ़ती हुई गड़गड़ाहट की आवाज निकाल रहा था, जो धीरे धीरे लेकिन लगातार गर्जना के अनुपात में बढ़ रही थी। अकुत जानता था कि वह उन पर हमला करने की योजना बना रहा था। बूढ़ा बंदर लड़ना नहीं चाहता था। वह लड़के के साथ कबीले में अपना भाग्य आजमाने आया था। मैं अकुत हूँ, उसने कहा। यह कोराक है। कोराक टार्जन का बेटा है जो वानरों का राजा था। मैं भी उन वानरों का राजा था जो महान जल के बीच में रहते थे। हम तुम्हारे साथ शिकार करने, तुम्हारे साथ लड़ने आए हैं। हम महान शिकारी हैं। हम शक्तिशाली योद्धा हैं। चलो शांति से आते हैं। राजा ने अपनी हरकतें बंद कर दीं। उसने अपनी भौहों के नीचे से उन दोनों को देखा। उसकी लाल आंखें क्रूर और चालाक थीं। उसका राजत्व बहुत नया था और वह उससे ईर्ष्या करता था। उसे दो अजीब वानरों के अतिक्रमण का डर था। लड़के का चिकना, भूरा, बाल रहित शरीर, आदमी शब्द का उच्चारण करता था और वह आदमी से डरता और नफरत करता था। चले जाओ, वह गुर्राया। चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। महान अकूत के पीछे खड़ा उत्सुक बालक प्रत्याशा और खुशी से धड़क रहा था। वह इन बालों वाले राक्षसों के बीच कूदना चाहता था और उन्हें दिखाना चाहता था कि वह उनका दोस्त है, कि वह उनमें से एक है। उसे उम्मीद थी कि वे उसे खुले हाथों से स्वीकार करेंगे, और अब राजा बंदर के शब्दों ने उसे क्रोध और दुख से भर दिया। अश्वेतों ने उस पर हमला किया और उसे भगा दिया। फिर वह गोरे लोगों की ओर मुड़ा, अपने ही जैसे लोगों की ओर, केवल गोलियों की गड़गड़ाहट सुनने के लिए जहां उसने सौहार्दपूर्ण स्वागत के शब्दों की उम्मीद की थी। महान बंदर उसकी आखिरी उम्मीद बने हुए थे। वह उनसे उस साथी की तलाश कर रहा था जिसे आदमी ने उसे देने से मना कर दिया था। अचानक क्रोध ने उसे जकड़ लिया। राजा बंदर लगभग उसके ठीक नीचे था। बाकी बंदर राजा से कई गज पीछे एक अर्धवृत्त में खड़े थे। वे घटनाओं को दिलचस्पी से देख रहे थे। इससे पहले कि अकुत उसके इरादे को भांप पाता या उसे रोक पाता, लड़का सीधे राजा के रास्ते में जमीन पर कूद गया, जो अब खुद को क्रोध के उन्माद में उत्तेजित करने में सफल हो गया था। मैं कोराक हूँ, लड़का चिल्लाया। मैं हत्यारा हूँ। मैं तुम्हारे बीच एक दोस्त के रूप में रहने आया हूँ। तुम मुझे भगाना चाहते हो, तो ठीक है, मैं चला जाऊंगा, लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि टार्जन का बेटा तुम्हारा मालिक है, जैसा कि उसका पिता उसके पहले था, कि वह तुम्हारे राजा या तुमसे नहीं डरता।
एक पल के लिए तो राजा बंदर आश्चर्य से निश्चल खड़ा रह गया। उसने किसी भी घुसपैठिए की ओर से ऐसी जल्दबाजी वाली कार्रवाई की उम्मीद नहीं की थी। अकुत भी उतना ही हैरान था। अब उसने उत्साह से कोराक को वापस आने के लिए कहा, क्योंकि वह जानता था कि पवित्र क्षेत्र में दूसरे बैलों से किसी बाहरी व्यक्ति के खिलाफ अपने राजा की सहायता करने की उम्मीद की जा सकती है। हालांकि इस बात की बहुत कम संभावना थी कि राजा को सहायता की आवश्यकता होगी। एक बार जब वे शक्तिशाली जबड़े लड़के की कोमल गर्दन पर बंद हो जाते तो उसका अंत जल्दी ही आ जाता। उसे बचाने के लिए छलांग लगाने का मतलब अकुत के लिए भी मौत होता, लेकिन बहादुर बूढ़ा बंदर कभी नहीं हिचकिचाया। जैसे ही राजा बंदर ने हमला किया, वह गुस्से से लाल हो गया और गुर्राया। जैसे ही जानवर ने लड़के पर झपट्टा मारा, उसने अपने हाथों को कसकर पकड़ लिया। उसके भयंकर जबड़े पीले नुकीले दांतों को भूरे चमड़े में गहराई तक दबा देने के लिए फैले हुए थे। कोराक भी हमले का सामना करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन वह उछलकर फैली हुई भुजाओं के नीचे दब गया। संपर्क के क्षण में लड़का एक पैर पर घूम गया और अपने शरीर के पूरे वजन और अपनी प्रशिक्षित मांसपेशियों की ताकत के साथ बैल के पेट में मुट्ठी बांध दी। एक चीख के साथ राजा बंदर गिर गया। फुर्तीला, नग्न प्राणी को बेकार में पकड़ते हुए फुर्ती से उसकी पकड़ से दूर चला गया। गिरे हुए राजा के पीछे खड़े बैल वानरों से क्रोध और निराशा की चीखें फूट पड़ी, जैसे उनके बर्बर छोटे दिलों में हत्या की भावना हो। वे कोराक और अकुत पर आगे बढ़े, लेकिन बूढ़ा बंदर इतना समझदार था कि वह इस तरह की असमान मुठभेड़ को स्वीकार नहीं कर सकता था। लड़के को अब पीछे हटने की सलाह देना व्यर्थ होता, और अकुत ये जानता था। बहस में एक सेकंड की भी देरी करना उन दोनों की मौत की सजा को सील कर देता। केवल एक ही उम्मीद थी और अकुत ने उसे पकड़ लिया। लड़के को कमर से पकड़कर उसने उसे जमीन से उठाया और तेजी से मुड़कर दूसरे पेड़ की ओर भागा जिसकी शाखाएं मैदान के ऊपर लटकी हुई थीं। उनके ठीक पीछे भयानक भीड़ उमड़ पड़ी, लेकिन अकुत, हालांकि वह बूढ़ा था और संघर्षरत कोराक के वजन से दबा हुआ था, फिर भी अपने पीछा करने वालों से तेज था। एक छलांग में उसने एक छोटा अंग पकड़ लिया और एक छोटे बंदर की तरह फुर्ती से खुद को और लड़के को कुछ समय के लिए सुरक्षित स्थान पर ले गया। यहाँ भी उसने कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई, बल्कि जंगल की रात में अपना बोझ उठाकर सुरक्षित स्थान पर पहुंच गया। कुछ समय तक बैलों ने उनका पीछा किया, लेकिन कुछ ही देर में, जब तेज चलने वाले बैल ने धीमे चलने वाले बैलों को पीछे छोड़ दिया और खुद को अपने साथियों से अलग पाया, तो उन्होंने पीछा करना छोड़ दिया और दहाड़ते और चीखते हुए खड़े रहे, जब तक कि जंगल उनकी भयानक आवाज़ों से गूंज नहीं उठा। फिर वे मुड़े और वापस अखाड़े की ओर चल पड़े। जब अकुत को भरोसा हो गया कि अब उनका पीछा नहीं किया जा रहा है, तो उसने रुककर कोरक को छोड़ दिया। लड़का गुस्से में था। तुमने मुझे घसीटकर क्यों ले गए? वह रोया। मैं उन्हें सिखा देता, मैं उन्हें सब कुछ सिखा देता। अब वे सोचेंगे कि मैं उनसे डरता हूँ। वे जो सोचते हैं, वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचा सकता, अकुत ने कहा। तुम जीवित हो। अगर मैं तुम्हें नहीं ले आया होता तो तुम अब मर चुके होते और मैं भी। क्या तुम नहीं जानते कि नूमा भी बड़े वानरों के रास्ते से हट जाता है जब वे बहुत से होते हैं और वे पागल होते हैं?